भारत की भाषाविद संदीप भटनागर में बहुत-बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बड़ी असाधारण विज़िट की, जो यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान ने इंडिया की 2 घंटे की, मतलब पिछले 2 साल में तीसरी विज़िट। आप ये सोचिए यूएई का प्रेसिडेंट यूएई से 4 घंटे की फ्लाइट लेके इंडिया आता है अपने पूरे लाज-लक्कर के साथ, पूरी फैमिली के साथ और 2 घंटे मीटिंग करता है, उसके बाद 4 घंटे की फ्लाइट लेके दोबारा यूएई चला जाता है। मतलब ये है कि 10 घंटे उसने सफ़र किया, लगभग-लगभग आप देखिए तो 2 घंटे की मीटिंग के लिए। ये मीटिंग इतनी इम्पोर्टेंट क्यों रही? देखिए, कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि आपके आँखों के सामने दिखाई देती हैं। उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन होता है, एमओयू साइन होते हैं, बहुत कुछ होता है। कई चीज़ ऐसी होती हैं जो कि शायद फ़ोन पे बात नहीं हो पाती, इसलिए जो हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, वो या तो अपनी गाड़ी में बैठ के बात करते हैं, जैसे इस बार हुआ, खुद प्राइम मिनिस्टर गए लेने के लिए एयरपोर्ट और अपनी गाड़ी में लेके उनको अपने घर पे लेके आए और वहाँ पे मीटिंग्स हुई और या आप वन ऑन वन डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे भी प्रेसिडेंट का, यूएई के और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की वन ऑन वन भी मीटिंग हुई और उसके बाद फिर फुल फ्लेजेड मीटिंग हुई जिसमें कि एमओयू साइन हुए। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें जिस पे डिस्कशन हुआ, जो कि हमारी आँखों के सामने दिखाई दिया। उसमें मैं जल्दी-जल्दी कुछ पॉइंट्स आपको बताऊँगा, लेकिन एक पॉइंट पे ज़्यादा डिस्कशन करूँगा, वो है डिफेंस के बारे में। और उसके बाद मैं उन पॉइंट्स पे आऊँगा, जिसके कारण मुझको लगता है कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे आना पड़ा बात करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जो यूएई के प्रेसिडेंट का विज़िट था इंडिया में, आप ये देखिए कि उसमें क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी भी आए थे, क्राउन प्रिंस ऑफ दुबई भी आए थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी आए थे और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ऑफ यूएई वो भी आए हुए थे। मतलब कि डेलीगेशन बहुत हाई लेवल का था, जिसमें जो डिस्कशन हुआ होगा वो भी बहुत हाई लेवल का हुआ होगा और उस लेवल का हुआ होगा जो कि फ़ोन पे नहीं हो सकता या वीडियो कॉन्फ्रेंस में नहीं हो सकता। अच्छा, अब जो चीज़ हमको दिखाई देती है वो कुछ पॉइंट्स हम जल्दी-जल्दी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंडिया और यूएई ने जो भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उनको कहा कि हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाएँगे। बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल चीज़ है। ट्रेड को हम $100 बिलियन से बढ़ा के $200 बिलियन कर देंगे बाय 2032। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना? और ये पहले क्या था ये टारगेट क्लियर नहीं था, अब ये टारगेट क्लियर कर दिया, इन रिटन कर दिया है कि ये होना है। अच्छा, अब दूसरा जो एमएसएमई है इंडिया की, उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि ग्लोबल मार्केट से जोड़ा है उसको। उसके लिए क्या किया भारत मार्ट, वर्चुअल ट्रेड कॉरिडोर दोनों के बीच में और भारत अफ्रीका जो सेतु है, उसको फास्ट ट्रैक पे करने की ये उन दोनों ने ठानी है, यूएई ने और इंडिया ने मिलके। इसमें दोनों का फ़ायदा है बिकॉज़ दोनों की जो कंपनीज़ होंगी वो उसमें इन्वॉल्वड होंगी। और एक बात, जो धौलारा में, गुजरात में, वहाँ पे लार्ज स्केल स्पेशल इन्वेस्टमेंट करेगा यूएई। किसमें करेगा? वहाँ पे एयरपोर्ट पे करेगा, पोर्ट में करेगा, एमआरओ में करेगा, मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरऑल जो फैसिलिटीज़ हैं उस पे करेगा, स्मार्ट सिटी पे करेगा और एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे करेगा। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं थोड़ा-थोड़ा बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरा जो गिफ्ट सिटी है उसको भी एक फाइनेंशियल हब बनाएगा। उसमें यूएई अपना सहयोग देगा। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी पे भी एक डील हुई है जिसमें एचपीसीएल और एनडॉक का 10 ईयर एलएनजी का एग्रीमेंट हुआ है।
आपको पता होगा एनडॉक के साथ मिलके इंडियन ऑयल के साथ भी क्रूड ऑयल मिला है अबू धाबी में, उसका भी डिस्कशन होगा ज़रूर। तो एलएनजी का 10 साल का एग्रीमेंट हो गया है इसका और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन का भी एग्रीमेंट हुआ है। अच्छा, उसके अलावा स्पेस, एआई, एडवांस टेक्नोलॉजीज़ में भी ये डिसाइड हुआ है कि एक जॉइंट इकोसिस्टम हम बनाएँगे और उसमें क्या होगा माफ़ कीजिएगा। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि सुपर कंप्यूटर का भी हम एक क्लस्टर बनाएँगे और डाटा सेंटर्स बनाएँगे। उसमें दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एक साथ काम करेंगी। अच्छा, जो डिजी लॉकर है जिसमें आपके सब डॉक्यूमेंट रहते हैं, आपको पता होगा, डिजिटी लॉकर को भी वो इंटीग्रेशन कराएँगे यूएस के साथ। और दोनों एम्बेसीज़ के जो काम होंगे वो डिजिटल एम्बेसीज़ के जो होंगे, वो भी दोनों काम में साझा होंगे। इसकी जो पॉसिबिलिटी है, उस पे भी डिस्कशन दोस्तों होगा। अच्छा, एजुकेशन और पीपल टू पीपल टाइज़ उसके लिए आपके वहाँ पे आईआईटी और आईआईएम के कैंपसेस खुलेंगे और स्टूडेंट एक्सचेंज होगा। इनोवेशन लैब्स बनाई जाएँगी। देखिए ये सब चीज़ें अच्छा ये ठीक है, डिफेंस का भी होगा। अच्छा, मल्टीलैटरल मंच पे म्यूचुअल सपोर्ट होगा। अच्छा, ब्रिक्स 2026 के लिए भी यूएई ने सपोर्ट किया है इंडिया का और यूएन में जो वाटर कॉन्फ्रेंस 2026 होगा और आईएमएक। आईमैक पता है ना आपको? तो आईमैक जैसे जो कॉरिडोर्स है, उसमें भी यूएई और इंडिया का अलाइनमेंट हो। ये तो कुछ सिंबॉलिक चीज़ें हो गई और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेन चीज़ है डिफेंस। डिफेंस में क्या है, क्यों है डिफेंस? डिफेंस इसलिए है क्योंकि आपने देखा होगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट है और यूएई और सऊदी अरेबिया का आपस में टाकरा है। तो अब क्या है, यूएई को कोई ऐसा सपोर्ट चाहिए, कोई ऐसे इक्विपमेंट्स चाहिए, जो कि वो अपनी पावर दिखा सके कि हाँ यार, हम भी कुछ हैं। तो ये भी बात चल रही है कि वो जैसे राफेल उन्होंने भी लिए हुए हैं, यूएई ने, इंडिया ने भी लिए हुए हैं, तो उसका जॉइंट एमआरओ वो इंडिया में बन जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि आकाश मिसाइल्स भी लेंगे इंडिया से, पिनाका एमबीआरएल भी लेने की बात चल रही है। तो क्या होगा कि एक जॉइंट चीज़ हो जाएँगी कि आपके इक्विपमेंट और हमारे इक्विपमेंट साझा हैं। जब साझा हैं तो फिर जो जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, वो बहुत ईज़ी हो जाती हैं। और अच्छा, इसमें भी ये, क्योंकि ये डिफेंस की बातचीत इसलिए हो रही है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एक-दूसरे का बहुत ज़रूरी है, जब आपके इक्विपमेंट साझे हो जाएँ तो। और उसको क्या कहते हैं? क्योंकि अगर एक के इक्विपमेंट अगर वक़्त आता है, तो एक कंट्री दूसरे कंट्री के इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है, दूसरा कंट्री पहले कंट्री के इक्विपमेंट यूज़ कर सकता है इमरजेंसी सिचुएशन में, इंटरचेंजेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है और ये तीनों में होने चाहिए सर्विसेज़ एक्सरसाइज़ेज़, ये होंगी आपके आर्मी में भी, नेवी में भी, एयर फोर्स में भी। तो ये भी उन्होंने कहा है कि ये म्यूचुअल जो आपस में तीनों हैं, ये विज़िट्स करें एक-दूसरे के यहाँ। होती आ रही हैं पहले भी, लेकिन उसको स्ट्रीमलाइन करो, उसका कुछ पॉज़िटिव रिज़ल्ट निकले। ये आज बहुत ज़रूरी है यूएई के लिए ये काम करना। तो इसका क्या मतलब है कि आपका ग्राउंड लेवल पे सैन्य का तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना? अच्छा, अब क्या है कि जो पूरा स्ट्रेटेजिक डिफेंस का जो सिस्टम है इनका, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है, उसका ये हुआ है कि एक लेटर ऑफ इंटेंट वो हम साइन करेंगे। अभी तक देखिए ज़्यादा चीज़ें हवा में चल रही थी, लेकिन अब क्या है कि वो लेटर ऑफ इंटेंट पे सहमति बनी है। ये बहुत बड़ा स्टेप है दोस्तों, इसलिए मैं डिफेंस को ज़्यादा डिस्कस करना चाहता था। क्यों? क्योंकि अब जो डिफेंस कॉर्पोरेशन है, ये बिल्कुल एड हॉक नहीं रहेगा।
बल्कि ये एक बहुत स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क रहेगा। उसमें क्या होगा, जैसे मैंने पहले बोला, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होंगी, डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, को डेवलपमेंट होगा, को प्रोडक्शन होगा, मैरीटाइम सिक्योरिटी पे बात होगी, एयर स्पेस कॉपरेशन पे बात होगी, साइबर सिक्योरिटी पे होगी। ये सब न्यू एरियाज हैं जिसमें दोनों कंट्रीज बात करेंगी। और एक और अहम बात थी, ये दोनों लीडर्स ने सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे ये कहा कि हम दोनों एक दूसरे की रेस्पेक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है कि इंडिया और यूएई एक दूसरे को किसी थर्ड पावर की प्रॉक्सी नहीं मानता है और कहते हैं ये हमारी स्ट्रेटेजिक सॉवरेनिटी है। और इसके अलावा देखिए, टेररिज्म के बारे में बात हुई, इंडिया में कोई आए और टेररिज्म के बारे में बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। पाकिस्तान को तो बीच में लाएंगे, लेकिन नेचुरल है कि यहाँ पे पाकिस्तान का नाम बीच में कहीं नहीं आया। केवल ये बोला गया है कि टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स ऑफ इन ऑल इट्स फॉर्म अनइक्वोकल कंडेमनेशन करना चाहिए। मतलब कोई भी फॉर्म में टेररिज्म हो, उसका भर्त्सना करनी चाहिए। और दूसरा जो पाकिस्तान पे इनडायरेक्ट है कि आप किसी भी देश के टेररिस्ट जो होते हैं उनको आप अपने यहां सेफ हेवन नहीं दे सकते। देखिए, अब यहां पे ये केवल एक बयान नहीं है, उन्होंने जो एफएटीएफ में जो फ्रेमवर्क है उसके तहत जो भी कॉपरेशन जारी रखने का ये कहा है कि भैया हम उसी के हिसाब से, एफएटीएफ का जो फ्रेमवर्क है उसके हिसाब से चलना चाहिए। तो इसमें इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान आ जाता है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि यूएई का जो मिडिल ईस्ट में, यूएई बहुत बड़ा इंटेलिजेंस का, सिक्योरिटी का एक्टर है। और इंडियन ओशन का जो पूरा रीजन है, वो क्या होता है कि वो एक पूरा सेंट्रली कमांड होता जा रहा है, या सेंट्रली मैं कहता हूं पावर होता जा रहा है। उसके डिफेंस के लिए भी यूएई और इंडिया के बीच में पैक्ट हो रहा है। हुआ नहीं है अभी, लेकिन होगा। सबको जानते हैं साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है, इसीलिए पैक्ट चाहिए। और देखिए, ये जो इंडिया और यूएई के बीच में, दिस इज नॉट नॉट ओनली इकोनॉमिक्स, मेनली इट वाज डिफेंस। व्हाई ही केम, अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो मैं सोचता हूं 3 रीजन है क्यों ऐसे वक्त में यूएई के प्रेसिडेंट पूरी टीम के साथ इंडिया आए। पहला पहला है गाजा पीस बोर्ड। अभी तक गाजा पीस बोर्ड में यूएई को इनवाइट नहीं किया गया है, लेकिन 14-15 कंट्रीज को इनवाइट किया है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान भी है, टर्की भी है। और टर्की और पाकिस्तान नेचुरल है कि इजराइल को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन कल को यूएई को भी बुलाया जाएगा। तो दो बड़े नेता आपस में मिलकर ये डिस्कस कर रहे होंगे कि भाई साहब, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो ज्वाइंटली हम क्या कर सकते हैं, को डेवलपमेंट में हमको पार्टिसिपेट करना है कि नहीं करना है यूएसए के साथ, क्योंकि ये एक यूएस लेड फोरम होगा और जिसके ताउम्र जब तक जिंदा है डोनाल्ड ट्रंप उसके चेयरमैन होंगे। और नेचुरल है कि आप जानते हैं कि कह रहे हैं कि 3 साल की अगर उसमें आप मेंबरशिप बनते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन बियॉन्ड दैट लाइफ टाइम मेंबर, अगर आप लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहते हैं देन यू हैव टू शेल्फ $1 बिलियन। $1 बिलियन देके आप उसके परमानेंट मेंबर हो सकते हैं। यार, ऐसी ये क्या यूएन के अगेंस्ट में कुछ चीज खड़ी कर रहे हैं क्या? या तो यूएन को बंद कर दे रहे हैं और यूएन की जगह यूएस लेड एक फोरम आ रहा है जिसे हम
नाम तो दे रहे हैं गाज़ा पीस बोर्ड, लेकिन है ये यूएस बोर्ड। तो उसमें पार्टिसिपेशन करना है कि नहीं करना? अगर यूएई को इनवाइट आता है तो, और इंडिया को क्या करना है? सो दिस वाज़ वन ऑफ द डिस्कशन पॉइंट। दूसरा जो मैंने बताया, सऊदी और पाक का डिफेंस डील जो हुआ है, और उसमें अब कहते हैं कि टर्की भी आ रहा है। वो तुर्की भी आ जाएगा उसके अंदर, तो तीनों की हो जाएगा, और एक पे अटैक, दूसरे पे अटैक माना जाएगा। तो उससे क्या होता है, यूएई की पोजीशन बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि यूएई और सऊदी अरेबिया का चक्करलस चलता रहता है आपस में, सीरिया के चक्कर में। और भी कई इश्यूज़ हैं, बहुत पुराने इश्यूज़ हैं इनके। तो अगर ये 3 कंट्रीज़ इकट्ठा हो जाती हैं, जिसमें कि एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है, तो यूएई को सपोर्ट के लिए कहीं न कहीं तो हाथ-पैर मारना ही पड़ेगा। और क्योंकि अमेरिका का दोस्त है, रशिया नहीं जा सकता, चाइना पे नहीं जा सकता वो, या रशिया पे तो नहीं जाएगा, लेकिन चाइना पे अगर चला भी जाता है, तो उसपे निसार नहीं कर सकता। तो ऑप्शन नज़र आता है यूएई को इंडिया। इसीलिए जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ की भी बात हो रही है। तो शायद आगे जाके कुछ फ्रेमवर्क ऐसा बने कि जैसा पैक्ट पाकिस्तान और सऊदी में हुआ, क्या कुछ उसके आस-पास का पैक्ट इंडिया और यूएई में हो सकता है? विथ सम राइडर्स मेबी, लेट अस सी ऑन दैट। तो इसके बारे में भी डिस्कस करने वो आए होंगे, जो कि फ़ोन पे बात नहीं हो सकती है। तीसरा मुझे पॉइंट नज़र आता है कि ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है, ग्लोबल सिनेरियो। आपको पता है जो वेनेज़ुएला में हुआ, जो ईरान में चल रहा है, ट्रम्प मन जो उसके मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। कभी क्यूबा का नाम लेते हैं, कभी ग्रीनलैंड का काम नाम लेते हैं, कभी कनाडा का नाम लेते हैं, कभी मेक्सिको का नाम लेते हैं, कभी ब्राज़ील का नाम लेते हैं, कभी कंबोडिया का नाम लेते हैं। पर एक एक कहते हैं कि ऐसे चीज़ में वो फँसे हुए हैं, उनको लगता है सब हमारा है, सब हमारे पास आ जाओ, सब हमारे पास आ जाओ। तो इस सिनेरियो में ट्रम्प को कैसे डील करना है? क्योंकि आज तो ट्रम्प है, कल को दूसरा प्रेसिडेंट होगा, वो भी ऐसे हुआ तो? क्योंकि अब यूएस के प्रेसिडेंट को पता चल गया है कि यार उसकी पावर्स क्या है। कहते हैं ना, हनुमान जी को बहुत बाद में पता चला उसकी पावर्स क्या है। आज तक कभी यूएस के प्रेसिडेंट को इतना देखा नहीं हमने अपनी पावर्स यूज़ करते हुए। अब वो कर रहा है, तो अगला भी करेगा। तो उस सिनेरियो में यूएई और इंडिया दोनों आपस को कैसे सेव कर सकते हैं, इसके बारे में भी ज़रूर डिस्कस होगा। और एक बात मैं सोचता हूँ, जो ऑयल मिला है, क्रूड ऑयल, लाइट क्रूड ऑयल अबू धाबी में, और ये 1 साल के अंदर एक्सप्लोर हो भी जाएगा। तो उसके बारे में अबू धाबी के भी क क्राउन प्रिंस आए हुए थे, तो उनसे भी डिस्कशन हो ज़रूर हुआ होगा कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और भी अगर कुएँ हैं, और भी अगर ऐसा कुछ है, बेसिन्स हैं, तो वहाँ पे भी इंडियन कंपनीज़ जाके काम कर सकती है क्या? क्योंकि ये तो अभी इंडियन ऑयल ने ही केवल एक्सप्लोर किया है, उसके जॉइंट वेंचर ने, बाकी ऑल भी है, रिलायंस भी है, वो भी कहीं जा सकती है बाहर, एक्सप्लोर करने के लिए जाते ही हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन इस रीज़न के लिए जो 4th रीज़न मैंने बोला है, 4th रीज़न के लिए आपको आने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो फ़ोन पे ही बात हो जाती। लेकिन जो शुरू के मुझे 3 पॉइंट बताए, उसके लिए आना ज़रूरी था यूएई के प्रेसिडेंट का। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्यों, और क्या रीज़न हो सकता है कि यूएई के प्रेसिडेंट एक शॉर्ट विज़िट 2 घंटे के लिए आए, एक्सचेंज हुआ, एंड ही गॉन बैक द सेम डे फॉर ही केम फॉर 2 आवर्स। और क्या रीज़न हो सकते हैं बताइएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा जो दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।